ट्विशा शर्मा मौत के मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा मौत के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी साज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत ने मामले के अहम तथ्य पर ठीक से ध्यान नहीं दिया और जांच के शुरुआती दौर में ही उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ट्विशा शर्मा की शादी 9 दिसंबर 2025 को समर्थ सिंह से हुई। शादी के कुछ महीने बाद यानी कि 12 मई 2026 को ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामले में दहेज प्रताड़ना, गर्भपात के लिए दबाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। सुनवाई के दौरान मृतका के परिवार की तरफ से कोर्ट में व्हाट्सएप चैट पेश किए गए। इनमें ट्विशा ने अपने परिवार को बताया था कि पति और ससुराल वाले उस पर शक करते थे और गर्भ को गिराने के लिए दबाव बना रहे थे। उसे यह भी कहा गया था कि उसे घर में चैन से रहने तक नहीं दिया गया। सीबीआई और राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोट के निशान भी मिले हैं। सीबीआई ने यह भी कहा है कि आरोपी पक्ष जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहा था और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका भी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड में मौजूद गवाहों के बयान और व्हाट्सएप चैट से यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप सिर्फ पति समर्थ सिंह के खिलाफ हैं। कोर्ट ने माना कि ट्विशा शर्मा पर गर्भपात कराने का दबाव बनाया गया था और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ भी सीधे आरोप हैं। कोर्ट यह भी कह रही है कि निचली अदालत ने मामले की गंभीरता और उपलब्ध सबूतों को सही तरीके से नहीं परखा और इसी वजह से 15 मई 2026 को अग्रिम जमानत जो दिया गया था उसे रद्द किया जाता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा के मामले में परिवार की याचिका पर सुनवाई के बाद बेहद ही कड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि व्हाट्सएप चैट को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप सिर्फ समर्थ सिंह के खिलाफ है। अदालत ने कहा कि ट्विशा शर्मा का गर्भपात कराया गया था। हाईकोर्ट के मुताबिक गवाहों के बयानों से साफ पता चलता है कि गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ सिंह ट्विशा को परेशान कर रहे थे और उस पर गर्भपात कराने का दबाव बना रहे थे। कोर्ट ने कहा कि कई बयानों में गिरिबाला सिंह और उनके बेटे के खिलाफ गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। इससे पहले कल सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पर इस घटना का सीन को रिक्रिएशन करने के लिए पहुंची। करीब 3 घंटे तक सीबीआई की टीम समर्थ के साथ घर में मौजूद रही और एक एक चीज की बारीकी से जांच भी की गई। समर्थ के साथ 12 मई का सीन रिक्रिएट किया गया। 12 मई की रात को ही ट्विशा की मौत हुई थी। सीबीआई की टीम उस छत पर भी गई जहां ट्विशा की डेड बॉडी मिली थी। छत के जिम एरिया में जिम्नास्टिक बेल्ट से ट्विशा का शव लटका हुआ मिला था। सीबीआई की टीम ने छत की जांच भी की। टीवी की टीम इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रही है। ट्विशा संदिग्ध मौत मामले में जो सीन रिक्रिएशन हो रहा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये गिरिबाला सिंह के घर की तस्वीरें हैं जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम जो है वो पहुंची और उस पूरे सीन को रिक्रिएशन करने की कोशिश की जा रही है। सीन ऑफ इवेंट्स जो है वो देखने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत जो है वो मृत्यु हुई है। सामने ही आपको दिखाई दे रहा है ये जिम एरिया था जहां पर वो एक्सरसाइज करने तकरीबन 8 से 10 बजे के बीच पहुंची थी। 10:40 पर जब मृत्यु हुई और यहीं पर वो हैंगिंग जिम्नास्ट का जो पूरा पट्टा था, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उसी के सहारे हैंगिंग हुई। तो ये सीबीआई की टीम है, एक एक जो रिक्रिएशन है सीन का वो कर रही है। सीन जो है वो एक एक करके जानने की कोशिश कर रही है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तीसरा घंटा जो है वो शुरू हो चुका है। तीसरा घंटा है ये जब यहाँ पर जो है वो मौजूद है सीबीआई की टीम। तस्वीरों में आप देख रहे हैं 2 घंटे से तीसरा घंटा चालू है। इस वक्त लगातार जांच का दायरा पुलिस का ये समझने का है कि सीन ऑफ इवेंट्स क्या थे, किस तरीके से 12 तारीख की रात का जो पूरा घटनाक्रम है दरअसल वो किस तरीके से घटित हुआ। इसी घर में इस वक्त रिटायर्ड जस्टिस जो गिरिबाला है वो मौजूद हैं, उनके साथ समर्थ मौजूद है। तो उन दोनों को बिठाकर आमने सामने बात हो रही है उन चीजों को लेकर जिनका आरोप ट्विशा के घर वालों ने, जिनसे कल पहले दिन की पूछताछ में जो सीबीआई की टीम है उनसे पूछताछ में जो सवाल जो आरोप लगाए थे, मसलन कि पैसे के लिए ये जो है प्रताड़ित करते थे, पैसा नहीं देता था समर्थ ट्विशा को, जिसके चलते ट्विशा के घर वालों से पैसा मिलता था। 2 लाख रुपए जो है दहेज के लिए मांगे गए। ये तमाम वो आरोप थे जिनके लिए ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो तलाशने की
कोशिश जो है वो पुलिस करेगी। इसके अलावा जो सीसीटीवी रिकॉर्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं जिसे एसआईटी ने जब्त किया है, उनकी पड़ताल जो है वो साफ तौर पर की जाएगी। और यही वजह है कि कल भी अपना पहले दिन की जांच में सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी और आज लगातार ये दूसरा दिन है जब सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची है। तो बड़ी महत्वपूर्ण जो फाइंडिंग्स हैं वो करने की तैयारी में यहां पर सीबीआई की टीम है। और अगली खबर यूपी के हरदोई से है, जहां पर भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पथराव तक हो गया और आग लगा दी गई। घटना हरदोई के महुआ कोला गांव की है। गांव वालों का आरोप है कि कुछ लोग आए और बिना अनुमति के भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाने लगे। ग्रामीणों ने जब विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और पथराव कर दिया गया। आग लगने की ये घटना हुई, जिसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची। डीएम और एसपी भी पहुंचे। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया। फिलहाल तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है। महुआ कोला का मैं प्रधान हूँ। मुझे जानकारी हुई है वही 10-11 बजे के बीच में कि यहाँ कुछ बाहर के लोग आए थे। कोई लखनऊ का बता रहा था, कोई अपना त्योना कला का बता रहा था, कोई कहीं का बता रहा था। 2-3 लोगों ने यहाँ आकर के भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा है उसको बगैर परमिशन के यहाँ लगाने का प्रयास किया। कुछ गांव वालों ने यहाँ उसको विरोध भी किया। तो विरोध किया जब, तो पुलिस को सूचना दी गई, तो पुलिस प्रशासन भी यहाँ आया। उन्होंने समझाने का काम किया। एसडीएम महोदय आई, उन्होंने प्रयास किया समझाने का कि भैया गलत तरीके से ना मूर्ति को रखो, हम जब अनुमति करा देंगे तुम्हारे रखवा देंगे। बहुत उन्होंने प्रयास भी किया, समझाया बुझाया, लेकिन इनके समझ में कुछ नहीं। सीओ साहब भी थे, सीओ साहब ने भी समझाया। और फिर जब समझ में इनके नहीं आया तो हम लोगों ने भी, गाँव वालों ने भी समझाने का प्रयास किया कि भैया अगर कुछ गड़बड़ करोगे, यहाँ बवाल करोगे तो हमारे गाँव वालों को परेशानी होगी। लेकिन उनके समझ में कुछ आया नहीं। फिर उन्होंने पत्थरबाजी की, पुलिस पे की, जो प्रशासन के लोग थे उनके भी की, उनके ऊपर की, वाहनों पे भी की। हाँ, वाहनों में भी की। कितने वाहन 4-5 वाहनों पे हमने देखा है, वहाँ शीशा से टूटे थे। कितने लोग घायल हुए? घायल 3-4-5 आदमी हुए, 2 पुलिस वाले भी घायल हुए। लगभग प्रातः 9-9:30 बजे कुछ स्थानीय लोगों द्वारा थाने में अवगत कराया गया कि कुछ बाहरी लोगों द्वारा पुत्तीलाल बल्दियत गिरजा प्रसाद मौर्य के निजी भूमि पे बनाए गए मंदिर पे एक बिना विधिक प्रक्रिया फॉलो किए गए एक भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसपे कुछ स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी जताया जा रहा था। इसी क्रम में स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन मजिस्ट्रेट्स मौके पे आए और सुबह से ही यहाँ पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और मोटिवेट कर रहे थे कि भाई जब विधिक अनुमति नहीं है तब ऐसे ही महापुरुष महात्मा भगवान की प्रतिमा नहीं लगा जा सकती है। इसी बीच में अन्य सर्कल्स के सीओ साहिबान भी आए, समझाने की कोशिश की गई। एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब भी आए, उनके द्वारा भी समझाने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन कुछ बाहरी लोगों द्वारा भड़काया गया स्थानीय लोगों को और उनके तरफ से भड़काने पर कुछ हल्का पथराव किया गया, जिसको पुलिस ने समुचित बल प्रयोग करके उसको नियंत्रित किया। और इसी क्रम में पुलिस ने 2 लोगों को अभिरक्षा में भी लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लगभग 20-25 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, अभी जांच जारी है। और अब बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक के लिए आज का दिन बेहद ही अहम है। आज मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने पद से इस्तीफा देंगे। नई सरकार का गठन 30 मई को हो सकता है और डीके शिवकुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धरमैया ने गवर्नर से आज मिलने का वक्त भी मांगा है। सुबह सिद्धरमैया के तमाम मंत्री उनके घर पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचेंगे। मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट के बाद सिद्धरमैया गवर्नर से मुलाकात करेंगे और इस्तीफा सौंपेंगे। हालांकि जो विधायक सिद्धरमैया के समर्थक में है वो अब भी बदलाव के फेवर में नहीं है। कल कांग्रेस के तमाम विधायकों ने सिद्धरमैया से मिलकर टफ स्टैंड लेने की अपील की थी। पार्टी हाईकमान के सामने खुलकर अपनी बात भी रखने को कहा था, लेकिन सिद्धरमैया ने साफ कहा है कि अब वो ये सब करने के मूड में नहीं है। आगे उनकी रणनीति क्या है इसके बारे में आज इस्तीफे के बाद ही बोलेंगे। यानी कि यह तो तय है कि कर्नाटक में बदलाव होगा। अब सिर्फ एक ही सवाल है कि सिद्धरमैया बेंगलुरु से दिल्ली आएंगे या नहीं। राज्यसभा की मेंबरशिप का ऑफर वो मंजूर करेंगे या नहीं। अब सूत्रों की माने तो आज सीएम सिद्धरमैया के इस्तीफे के बाद 30 तारीख को डीके शिवकुमार की ताजपोशी हो सकती है और कहा जा रहा है कि डीके शिवकुमार के साथ 3 से 4 विधायक डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले सकते हैं। ऐसा करके चुनाव से पहले पार्टी जातिगत समीकरणों को साधना चाहती है।
डिप्टी सीएम के लिए जिनके नाम आगे चल रहे हैं वो आपको बता देते हैं। यतीन्द्र सिद्धरमैया जो मौजूदा सीएम सिद्धरमैया के बेटे हैं, प्रियंक खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जी परमेश्वर दलित समाज से आते हैं और इस वक्त गृह मंत्री का कार्यभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा ओबीसी के 2 नेता एमबी पाटिल और ईश्वर खंड्रे भी डिप्टी सीएम की रेस में हैं। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के साथ ही एक्शन शुरू हो गया है। पुलिस ने मुर्शिदाबाद से रकीबुल शेख को हिरासत में लिया है। रकीबुल का नाम महिलाओं को दी जा रही आर्थिक सहायता की लिस्ट में है और वो लंबे समय से रकम ले रहा था। बुधवार को सीएम शुभेंदु अधिकारी ने जैसे ही स्कीम को लॉन्च करते वक्त रकीबुल के फर्जीवाड़े का खुलासा किया, मुर्शिदाबाद पुलिस की ओर से हरकत की गई और रकीबुल को हिरासत में ले लिया गया। रकीबुल शेख का घर मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में है और उसकी पत्नी भी इतने लंबे समय तक उसके साथ लक्ष्मी भंडार योजना का फायदा उठाती रही। दोनों का नाम एसआईआर की पेंडिंग लिस्ट में है, इस वजह से दोनों में से कोई भी वोट नहीं दे सका। रकीबुल पेशे से एक लोकल होटल मालिक है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में 30 लाख लोग ऐसे हैं तो इस स्कीम का फायदा लेने के लिए फर्जीवाड़ा कर चुके हैं और इन सब के नाम ममता बनर्जी के कार्यकाल में लिस्ट में डाले गए। लेकिन अब सारे नामों की स्क्रूटिनी की जा रही है और महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। লক্ষ্মীর ভান্ডারের তালিকাটা ভেরিফাইড, কিন্তু আমরা ভুরি ভুরি অভিযোগ পেয়েছি যে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ গেছে, স্থায়ীভাবে নাম বাদ গেছে এবং ট্রাইব্যুনালে বা সিএ তে অ্যাপ্লিকেশন করেননি এমন অন্তত 30 লক্ষের কাছাকাছি, অ্যাপ্রক্স বলছি, সংখ্যাটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে ফর্মগুলো ফেরত এলে। पश्चिम बंगाल में तमाम जांच एजेंसियां फुल एक्शन मोड में हैं। जगह जगह छापेमारी हो रही है। टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर भी रेड की जा रही है और इसी क्रम में टीएमसी नेता सुजीत शाह के यहीं पर टीम ने छापा मारा तो मौके से भारी मात्रा में कैश, कारतूस, विदेशी शराब की बोतलें और शूटिंग गन बरामद हुई। हालांकि कोर्ट ने सुजीत शाह और उनके भाई अजित शाह को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। दूसरी ओर टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के ठिकाने पर भी छापेमारी हुई है, जिनके घर से करीब 80 लाख रुपए कैश मिला है। खेत से मिले बोरों में नोट, ड्रम में नोट, ट्रॉली बैग में नोट, हर तरफ नोट ही नोट। पश्चिम बंगाल में जहां जहां टीएमसी नेताओं के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है, वहां से नोट ही नोट मिल रहे हैं, कारतूस मिल रहे हैं, महंगी विदेशी शराब की बोतलें मिल रही हैं। तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे। ये 5-10 लाख नहीं, पूरे 27 लाख रुपए हैं जो टीएमसी लीडर सुजीत शाह के घर से मिले हैं। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। इसी क्रम में पुलिस ने नॉर्थ 24 परगना जिला परिषद के हेल्थ वर्कर और टीएमसी नेता अजीत शाह और उसके भाई सुजीत शाह को गिरफ्तार किया है। दोनों को गोबरडांगा थाने की सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में उनके घर से अरेस्ट किया गया, जिन पर बिजनेसमैन से जबरदस्ती पैसे लेने, उन्हें धमकाने समेत कई आरोप हैं। अरेस्ट किए गए सुजीत के घर से 27 लाख रुपए कैश, 600 से ज्यादा कारतूस, 61 इस्तेमाल की हुई गोली, 52 महंगी विदेशी शराब की बोतलें, एक स्पोर्ट्स शूटिंग गन और एक छोटी शॉटगन मिली हैं। हालांकि बंदूक लाइसेंसी थी और सुजीत शाह का कहना था कि बरामद किए गए पैसे भी उसने बैंक से निकाले थे, जिसका प्रूफ कोर्ट में दे दिया गया है। वहीं कोर्ट ने दोनों भाइयों को 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा है, जहां पुलिस पूछताछ में जुटी है। इसके साथ साथ पुलिस बादुरिया म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन और टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य के घर की तलाशी में जुटी है। तस्वीरें नॉर्थ 24 परगना की हैं, जहां पुलिस ने लगातार दूसरे दिन दीपांकर भट्टाचार्य के घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान जूट के खेत से बोरे, ड्रम और ट्रॉली बैग बरामद किए गए।
जांच में पता चला कि जो बैग और बोरे मिले हैं वो पैसे से भरे हैं। ऐसे में पुलिस ने टीएमसी नेता के घर पर ताला लगा दिया है और दीपांकर भट्टाचार्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। शुभेंदु सरकार करप्शन के खिलाफ अभियान चला रही है। तोलाबाजी कटमनी के आरोपों में लगातार टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है और अवैध तरीके से बनाए गए पार्टी दफ्तरों पर बुलडोजर चल रहा है। और असम विधानसभा से यूसीसी बिल पास हो चुका है। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम में ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य देश का बन चुका है। भारी हंगामे के बीच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार ने सत्र के आखिरी दिन इस बिल को मंजूरी दे दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास हो गया है। बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने असम की जनता को बधाई दी और लिखा कि यूसीसी बीजेपी की स्थापना के दिन से ही संकल्प रहा है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत ने कहा है कि बिल को आसाम के हालात के साथ बनाया गया है, जिसे लागू करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ड्राफ्ट बिल बना था उत्तरांचल से, इसका बाद गुजरात में कुछ इम्प्रूवमेंट हुए और हम भी असम में असम का सिचुएशन का साथ इसको कॉन्टेक्चुअलाइज किया हो। लेकिन ये बिल राष्ट्रपति का एसेंट मिलने का बाद यहाँ रूल बनेगा और इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस अगर कोई ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अमेंडमेंट सही है तो जरूर अमेंडमेंट भी किया जाएगा। बट एज ऑफ नाउ इट लुक्स लाइक ए कंप्लीट कोड। मेरा नहीं लगता है कि कुछ परेशानी आएगा इसको इम्प्लीमेंट करने में। कांग्रेस ने इस बिल को विरोध किया, हालांकि मेरा लगता था कि बिल को सपोर्ट करेगा। और कांग्रेस पार्टी उन्होंने असम का जनता का ओर से नहीं बोल रहा था, कांग्रेस एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बिहाफ में बोल रहे थे। तो हमारा कंटेंशन यही था कि आप समाज के लिए बोलो, स्टेट के लिए बोलो, लेकिन एक रिलीजियन के लिए ही आपको बोलना सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस सुधारा नहीं है। कांग्रेस ने बार बार एक पार्टिकुलर रिलीजियन का बारे में ही बोलते रहा। मेरा नहीं लगता है कि ये अच्छा मैसेज जाएगा। लखनऊ पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस ने पूरे लखनऊ की नाकेबंदी कर रखी है। लखनऊ के हर एंट्री एग्जिट पॉइंट पर पुलिस चेकिंग कर रही है। लखनऊ में शूटर्स ने पुलिस को 3 गोली चलाकर चैलेंज किया है। अब बारी यूपी पुलिस की है। 3 गोली का जवाब योगी की पुलिस अपने स्टाइल में देगी। लखनऊ से अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। लखनऊ में योगी की पुलिस को चैलेंज किया गया। खुल्लम खुल्ला दिन दहाड़े मर्डर हुआ। बदमाश ने पिस्टल तानी, सीधा फायर खोल दिया। पहली गोली सामने से मारी। पहली गोली लगते ही प्रॉपर्टी डीलर सड़क पर गिर गया। दूसरी गोली बदमाश ने वहीं खड़े खड़े फायर की और तीसरा बॉडी से एकदम पास में मारी। और फिर बदमाश पिस्टल लहराते हुए फरार हो गया। फायरिंग की सीसीटीवी को गौर से देखिए, क्योंकि योगी की फोर्स इसी फुटेज का एक एक फ्रेम चेक कर रही है। जिस प्रॉपर्टी डीलर को गोली मारी गई उसका नाम संदीप सिंह है। संदीप फोन पर बात करते हुए कार से उतरे और पीछे से बाइक सवार बदमाश ने धावा बोल दिया। बदमाश ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर रुमाल बांधा था। जैसे ही शूटर का काम पूरा हुआ, पिस्टल लहराते हुए वो फरार हो गया। लोगों ने संदीप सिंह को तुरंत अपेक्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संदीप सिंह की हत्या आखिर किसने की? संदीप को गोली मारने के बाद हत्यारे कहां फरार हो गए? संदीप की हत्या करने के पीछे मकसद क्या था? ये सब जानने के लिए पुलिस ने 4 टीम्स बनाई हैं। जो इलाका है उसकी सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। घरों में जो सीसीटीवी लगे हैं, दुकानों पर जो लगे हैं, सब जगह देखा जा रहा है कि गोली चलाने के बाद हत्यारे किस तरफ भागे हैं। वो सड़क रायबरेली की तरफ जाती है तो पुलिस को शक है कि कहीं हत्यारे रायबरेली तो नहीं भाग गए। अब क्योंकि संदीप सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे
तो कहीं इसके पीछे जमीन विवाद तो नहीं है। संदीप के ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और संदीप के फोन कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। संदीप सिंह मूल रूप से जौनपुर के रहने वाले हैं। लखनऊ में अपने परिवार के साथ कालिंदी पार्क के पास रहते हैं। कल्ली पश्चिम इलाके में प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। गोली बदमाशों ने उनके ऑफिस के बाहर ही मारी। जैसे ही पुलिस को इस शूटआउट की जानकारी मिली, पुलिस ने फौरन मामले की जांच शुरू कर दी। अब लखनऊ पुलिस बाइक सवार शूटर्स को ट्रेस कर रही है। लखनऊ पुलिस इस मर्डर की 2 एंगल से जांच कर रही है। एक निजी रंजिश, दूसरा कारोबारी रंजिश। जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में फायरिंग और मर्डर हुआ, पुलिस का मानना है कि शूटर्स प्रोफेशनल्स हो सकते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस देखे गए हैं आसपास के, जिसमें 2 व्यक्ति दिखे हैं बाइक पर, जिन्होंने इनको गोली मारकर घायल किया है। इस प्रकरण में तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित। दिन दहाड़े लखनऊ में मर्डर होना योगी की फोर्स के इकबाल को बदमाशों का चैलेंज है और अब चाहे ये बदमाश पाताल में छिप जाएं, योगी की पुलिस इनका इलाज अपने स्टाइल में करेगी। और बकरीद को देखते हुए यूपी के शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च भी चल रहा है और इसी दौरान मेरठ में जब पुलिस की टीम एक जिला बदर गैंगस्टर के घर के करीब पहुंची तो उसे साफ साफ चेता दिया गया कि अगर उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। अपराधियों के लिए हमारा सख्त मैसेज है कि अगर शहर में किसी भी हालत में शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर बिगाड़ने का किसी ने प्रयास किया, खुद किया या किसी और से करवाया, वो कानूनन अपराध के तहत में और गैंगस्टर के तहत में संपत्ति कुर्क तक। मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले का एक गैंगस्टर के भाई को धमकाते हुए ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। और यहाँ पे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे। मेरठ के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले लाव लश्कर के साथ बकरीद के मौके पर मेरठ की सड़कों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च करने निकले थे। इस दौरान वो गैंगस्टर सलमान के घर पहुंच गए, जहां उनका आमना सामना गैंगस्टर के भाई आमिर से हो गया। फिर क्या था, एसपी सिटी साहब ने ऑन द स्पॉट गैंगस्टर को धमकी का डोज दे दिया। यहाँ पे शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, ठीक है, तो ऐसी तरतीब से कार्रवाई होगी कि फिर याद रखेंगे, ठीक है। और ये जो गुनाह की ताकत पे जो बना है आलीशान, ठीक है, ये भी संपत्ति कुर्क की जाएगी। पुलिस को खबर मिली थी कि मेरठ का गैंगस्टर जिला बदर के बाद 2 गाड़ियों के काफिले में घूम रहा है। इसे लेकर एसपी सिटी भोसले ने उसके भाई को मैसेज दे दिया कि अगर उसने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की तो उसका आलीशान मकान कुर्क कर दिया जाएगा। जिला बदर खत्म होकर जो घूम रहे और 2 गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे तो उनको बता देना। पूरे यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अभियान चल रहा है, जिसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो भी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन ले रही है। और अब देखिए दिव्यांग जनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बुधवार को कहा कि ईरान का यूरेनियम चीन या रूस ले जाए, ये हमें मंजूर नहीं है। ट्रंप ने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट को खत्म करने के लिए चल रही बातचीत के बीच ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम के बदले प्रतिबंधों में कोई छूट नहीं मिलेगी। ट्रंप ने कहा कि ईरान के समझौते के मसौदे से अमेरिका संतुष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ट्रंप ने ओमान को भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि स्ट्रेट सभी का है, इस पर किसी एक का कंट्रोल नहीं चलेगा। ओमान को बाकी देशों की तरह बिहेव करना पड़ेगा। राजस्थान के भैरवनाथ धाम में रीको औद्योगिक क्षेत्र आवंटन को लेकर जारी आंदोलन बुधवार देर रात खत्म हो गया। आंदोलन की अगुवाई कर रहे नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सरकार ने सभी मांगों को मान लिया है। रीको का काम तुरंत प्रभाव से बंद करवा दिया गया है। संतों की निगरानी में एक कमेटी का गठन किया जाएगा। कमेटी 10 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपेगी। रिपोर्ट के आधार पर निरस्तीकरण की कार्रवाई होगी। अगर सरकार फिर मुकरी तो दोबारा आंदोलन किया जाएगा। असम विधानसभा में बुधवार को यूसीसी बिल पास हो गया। उत्तराखंड और गुजरात के बाद असम ये कानून लाने वाला तीसरा राज्य बन गया है। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने सदन के आखिरी दिन इस बिल को मंजूरी दिलाई।
जबकि विपक्ष ने इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने भारी हंगामे के बीच बिल को पास करा लिया। इस कानून के लागू होते ही राज्य में शादी, तलाक, लिव इन और प्रॉपर्टी को लेकर नियम बदल जाएंगे। गुजरात में इबोला का पहला संदिग्ध मामला सामने आया है, जिसमें कांगो के 37 साल के एक बैंकर को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया है। दरअसल संदिग्ध शख्स कांगो से मुंबई आया और फिर वडोदरा एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां पर उसमें इबोला के लक्षण दिखे। इसके बाद उसे फौरन अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। वहीं हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया कि उसका पहला टेस्ट नेगेटिव आया है। अभी और टेस्ट किए जाएंगे। सभी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उसे डिस्चार्ज किया जाएगा। देश के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से लोग परेशान हैं। पारा हाई है। प्रचंड गर्मी ने लोगों को बेहाल कर दिया है। लू के थपेड़ों से बचने के लिए लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। सैलानियों की भारी भीड़ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पहुंच रही है, ताकि ठंडी वादियों में उन्हें गर्मी से सुकून मिल सके। लेकिन इसके चलते पहाड़ी राज्यों में भारी भीड़ जमा हो गई है। पिछले 72 घंटे में 70,000 गाड़ियां शिमला पहुंची। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं।